अध्याय 6 गरुड़ाश्व और चाय की पत्तियां। अगले दिन जब हैरी, रोन और हरमानी नाश्ते के लिए बड़े हॉल में पहुंचे तो उन्हें सबसे पहले ड्रैको मैल्फॉय दिखाई दिया। वह नागशक्ति के विद्यार्थियों को कोई मजेदार कहानी सुना रहा था। जब वे पास से गुजरे तो मैल्फॉय ने बेहोश होने का मूर्खतापूर्ण नाटक किया, जिस पर ठहाके गूंज उठे। उसकी तरफ ध्यान मत दो, हरमानी बोली, जो हैरी के ठीक पीछे चल रही थी। उसकी तरफ ध्यान मत दो, कोई फायदा नहीं होगा। अरे पॉटर, पेंसी पार्किंसन चीखी। नागशक्ति की इस लड़की का चेहरा किसी बदसूरत कुतिया जैसा था। पॉटर, तुम पिशाच आ रहे हो पॉटर। हैरी गर्दवाल के टेबल पर जॉर्ज वीजली के पास बैठ गया। 3rd ईयर का टाइम टेबल। जॉर्ज ने उसकी तरफ टाइम टेबल बढ़ाते हुए कहा, तुम्हें क्या हुआ हैरी? मैल्फॉय, रोन ने कहा। जॉर्ज ने देखा कि मैल्फॉय एक बार फिर डर के मारे बेहोश होने का नाटक कर रहा है। उसने धीरे से कहा, वह घटिया लड़का जब दम्पिशाश कल रात को हमारी तरफ वाले हिस्से में आए थे तब तो वह इतना बहादुर नहीं दिख रहा था। वह भागते हुए हमारे कंपार्टमेंट में आ गया था, है ना फेड? वह पूरा गीला था। फेड ने मैल्फॉय को हिकारत से देखते हुए कहा, मेरे अंदर से भी सारी खुशी चली गई थी। जॉर्ज बोला, दम्पिशाश बहुत भयानक चीज़ है। फेड बोला, ऐसा लगता है जैसे खून बर्फ बन गया हुआ है ना? तुम बेहोश तो नहीं हुए थे? हैरी ने धीमी आवाज़ में पूछा। भूल जाओ हैरी, जॉर्ज ने हिम्मत बढ़ाते हुए कहा। डैडी को भी एक बार अज़्काबान जाना पड़ा था, याद है ना फेड? और उन्होंने लौटकर कहा था कि उन्होंने इससे बुरी जगह नहीं देखी। वापस आने पर वे बहुत कमज़ोर हो गए थे और कांप रहे थे। दम्पिशाश माहौल से सारी खुशी चूस लेते हैं। अज़्काबान के ज़्यादातर कैदी पागल हो जाते हैं। देखते मैल्फॉय हमारे पहले क्विडिच मैच के बाद कितना खुश दिखता है। फेड बोला, इस साल का पहला मैच गर्दवाल और नागशक्ति के बीच है, याद है ना? क्विडिच में हैरी और मैल्फॉय का सिर्फ एक ही बार आमना सामना हुआ था, जिसमें मैल्फॉय का बहुत बुरा हाल हुआ था। इस विचार से हैरी थोड़ा खुश हुआ। उसने सॉसेज में फ्राई किए हुए टमाटर लिए। हरमानी अपना नया टाइम टेबल देख रही थी। उसने खुश होकर कहा, हाँ कितना अच्छा है, आज हमारे कुछ नए विषयों की क्लास भी शुरू हो रही है। हरमानी, रोन ने उसके कंधे के ऊपर से झांकते हुए कहा, उन्होंने तुम्हारा टाइम टेबल गलत बना दिया है। देखो, तुम्हें एक दिन में 10 विषय पढ़ने हैं, इसके लिए पर्याप्त समय ही नहीं है। मैं संभाल लूँगी, मैंने इस बारे में प्रोफेसर मैगोनिगल से बात कर ली है। लेकिन देखो, रोन ने हंसते हुए कहा, आज सुबह का टाइम टेबल देखो, 9 बजे ज्योतिष शास्त्र और उसके नीचे 9 बजे मगलों का अध्ययन। और रोन हैरान होकर टाइम टेबल के थोड़ा और करीब झुका। देखो, उसके नीचे देखो, 9 बजे अंकों के जादुई महत्व का ऐतिहासिक अध्ययन। पर मतलब मैं जानता हूँ कि तुम पढ़ने में अच्छी हो हरमानी, लेकिन कोई भी इतना अच्छा नहीं हो सकता। तुम एक ही समय में 3 क्लासों में कैसे रह सकती हो? हरमानी ने उसे झिड़कते हुए कहा, बेवकूफ़ी की बातें मत करो। सही में एक समय पर 3 क्लासों में नहीं रह सकती? तो फिर मुरब्बा इधर बढ़ा दो, हरमानी बोली। पर रोन, तुम्हें से क्या मतलब है अगर मैं टाइम टेबल थोड़ा ज़्यादा भरा है? हरमानी ने बेरुखी से कहा, मैंने तुम्हें बताया है ना, मैंने प्रोफेसर मैगोनिगल से इस बारे में बात कर ली है। तभी हैग्रिड बड़े हॉल में आ गया। वह अपना छछूंदर की खाल वाला लंबा और कोट पहने था और बेध्यानी में अपने बड़े से हाथ में एक मरी हुई बिल्ली को लहरा रहा था। सब ठीक है? उसने उत्सुकता से पूछा जब स्टाफ टेबल की तरफ जाते समय रास्ते में रुका। आज हमारी ज़िंदगी की पहली क्लास है जिसमें हम तुम्हें पढ़ाएंगे, लंच के ठीक बाद। सुबह 5 बजे से उठकर उसे तैयारी कर रहे हैं। आशा करते कि सब कुछ ठीक होगा। हम टीचर बन गए, कसम से। वह उनकी तरफ देखकर मुस्कुराया और अपनी बिल्ली को लहराते हुए स्टाफ टेबल की तरफ बढ़ गया। क्या पता वह किस चीज़ की तैयारी कर रहा है? रोन ने तनाव भरी आवाज़ में कहा। विद्यार्थी अपनी अपनी क्लास में जाने लगे और हॉल खाली होने लगा। रोन ने अपना टाइम टेबल देखा। बेहतर होगा कि हम भी चल दें। देखो, ज्योतिष शास्त्र की क्लास उत्तरी मीनार के ऊपर लगेगी। वहाँ पहुँचने में हमें 10 मिनट लग जाएंगे। उन्होंने जल्दी से अपना नाश्ता खत्म किया तथा फेड और जॉर्ज से विदा लेकर हॉल से बाहर चल दिए। जब वे नागशक्ति की टेबल के पास से गुजरे तो मैल्फॉय ने एक बार फिर से बेहोश होने का अभिनय किया। जब हैरी प्रवेश हॉल में पहुंचा तो उसे पीछे से हंसी का ठहाका सुनाई दिया। महल से उत्तरी मीनार तक जाना आसान नहीं था। यह एक लंबी यात्रा थी। हालांकि उन्हें हॉगवर्ट्स में 2 साल हो चुके थे, लेकिन उसके बावजूद उन्हें महल के बारे में पूरी जानकारी नहीं थी और वे इससे पहले कभी उत्तरी मीनार में नहीं गए थे। कोई ना कोई शॉर्टकट होना चाहिए, रोन ने हाफते हुए कहा जब वे 7वीं लंबी सीढ़ियों पर चढ़े और एक अपरिचित जगह पर पहुंच गए जहां पत्थर की दीवार पर लटकती एक बड़ी तस्वीर के सिवाय और कुछ नहीं था। तस्वीर में घास का मैदान दिख रहा था। हरमानी दाहिनी तरफ के खाली गलियारे में झांकते हुए बोली, मुझे लगता है कि रास्ता इधर से ही होगा। हो ही नहीं सकता, रोन बोला। उधर तो दक्षिण दिशा है। देखो, वहाँ की खिड़की के बाहर झील दिख रही है। हैरी पेंटिंग को देख रहा था। एक मोटा और भूरा टट्टू अभी अभी घास के उस मैदान में प्रकट हुआ था और घास चढ़ने लगा।
हैरी को अब तक इस बात की आदत पड़ चुकी थी कि हॉगवर्ट्स की तस्वीरों में बने लोग अपनी तस्वीर को छोड़कर दूसरी तस्वीरों में एक दूसरे से मिलने जाते रहते थे, लेकिन उसे यह देखने में बड़ा मजा आता था। एक पल बाद जिन्हें बख्तर पहने एक नाटा गोल मटोल सैनिक अपने टट्टू की तलाश में उस तस्वीर में घुस आया। उसके धातु के घुटनों पर घास के निशान देखकर लगता था कि वह अभी अभी गिरा था। आहा! वह हैरी, रोन और हरमानी को देखकर चिल्लाया। ये दुष्ट लोग कौन है जिन्होंने मेरी निजी जागीर में घुसने की हिम्मत की है? शायद मेरे गिरने पर हंसी उड़ाने आए हो। तो कमीनों, मैं तुम्हें अभी मजा चखाता हूँ। उन्होंने हैरानी से देखा कि नाटे सैनिक ने अपनी तलवार म्यान से बाहर निकाल ली। इसके बाद वह उसे जोर जोर से हवा में घुमाने लगा और गुस्से में ऊपर नीचे उछलने लगा, लेकिन उसके कद के हिसाब से तलवार कुछ ज़्यादा ही लंबी थी। एक जोरदार झटके से उसका संतुलन बिगड़ गया और वह मुंह के बल घास पर जा गिरा। तुम ठीक तो हो? हैरी ने तस्वीर के पास खिसकते हुए कहा। घटिया और घमंडी आदमी, पीछे हटो कमीने। सैनिक ने अपनी तलवार दोबारा पकड़ी और उसे खींचने की कोशिश की, लेकिन तलवार घास में गहराई तक धंस गई थी। हालांकि उसने तलवार खींचने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी, लेकिन वह उसे बाहर नहीं निकाल पाया। आखिरकार मजबूरन उसे घास पर बैठना पड़ा और अपने लोहे के टोप को ऊपर करके अपने मुंह का पसीना पोंछना पड़ा। सुनिए, हैरी ने सैनिक की थकान का फायदा उठाते हुए कहा, हम उत्तरी मीनार की तलाश में भटक रहे हैं। क्या आप वहां पहुंचने का रास्ता जानते हैं? खोज! सैनिक का गुस्सा तत्काल काफुर हो गया। वह उछलकर खड़ा हुआ और चिल्लाया, मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे पीछे आओ। या तो हम अपने लक्ष्य को पा लेंगे, नहीं तो इस कोशिश में बहादुरी से अपनी जान दे देंगे। उसने तलवार को खींचने की एक और निरर्थक कोशिश की। फिर उसने अपने मोटे टट्टू पर बैठने की असफल कोशिश की और चिल्लाया, श्रेष्ठ पुरुषों और कुलीन महिला, हम पैदल ही अपने अभियान पर चलते हैं। चलिए चलिए। और उसके बाद वह भागते हुए बाईं तरफ की तस्वीर में पहुंच गया और ओझल हो गया। वह उसकी जगह बख्तर की आवाज़ का पीछा करते हुए गलियारे में भागने लगे। बीच बीच में वह उन्हें किसी आगे वाली तस्वीर में भागता हुआ दिख जाता था। हिम्मत रखो, अभी सबसे बुरी विपत्ति आना बाकी है। सैनिक चीखा। उन्होंने देखा कि वह एक संकरी घुमावदार सीढ़ी की दीवार पर टंगी तस्वीर के बीच में प्रकट हो गया था, जिसमें मौजूद औरतें उसे देखकर दहशत में आ गई थी। हैरी, रोन और हरमानी जोर जोर से हाफते हुए घुमावदार सीढ़ी पर चढ़ने लगे। उनका सिर घूमने लगा। आखिरकार तभी उन्हें ऊपर से आती लोगों की बोलने की हल्की आवाज़ें सुनाई देने लगी और वे समझ गए कि वे उत्तरी मीनार वाले क्लासरूम तक पहुंच गए हैं। अलविदा! सैनिक चिल्लाया और उसने अपना सिर कुछ बुरे दिखने वाले सन्यासियों की तस्वीर में घुसा दिया। अलविदा साथियों, अगर आपको कभी किसी महान और साहसी व्यक्ति की ज़रूरत हो तो सर के डगन को याद कर लेना। हम याद कर लेंगे, रोन बुदबुदाया और सैनिक के गायब होने के बाद उसने यह भी जोड़ दिया, अगर हमें किसी पागल की ज़रूरत होगी। वे लोग आखिरी कुछ सीढ़ियाँ चढ़े और एक छोटी सी जगह पर पहुंचे जहाँ क्लास के ज़्यादातर विद्यार्थी पहले ही आ चुके थे। सामने एक भी दरवाज़ा नहीं था। रोन ने हैरी को देखते हुए छत की तरफ इशारा किया जहाँ पर एक गोल दरवाज़ा दिख रहा था। उस दरवाजे पर पीतल की एक पट्टी लगी थी। सिबिल त्रिलोनी, ज्योतिष शास्त्र अध्यापिका। हैरी ने उस पट्टी पर लिखे शब्द पढ़ते हुए कहा, पर हम वहाँ तक पहुँचेंगे कैसे? ऐसा लगा जैसे किसी ने उसका सवाल सुन लिया हो, क्योंकि उसी समय छत का दरवाज़ा अचानक खुला। उसमें से एक सफ़ेद सीढ़ी नीचे की तरफ हैरी के पैरों के पास आ गई। हर विद्यार्थी खामोश हो गया। पहले आप, रोन ने हंसते हुए कहा। इसलिए हैरी सबसे पहले सीढ़ी पर चढ़ा। वह एक ऐसे क्लासरूम में पहुंचा जिससे अजीब क्लासरूम उसने आज तक नहीं देखा था। दरअसल यह क्लासरूम जैसा दिखता ही नहीं था। ऐसा लगता था जैसे अटारी और पुराने ज़माने की चाय की दुकान का मिला जुला रूप हो। इसमें कम से कम 20 छोटी गोल टेप की ठसाठस भरी थी, जिनके चारों तरफ कुर्सियाँ और मोटे कुशन रखे थे। हर चीज़ पर धीमी लाल रोशनी पड़ रही थी। सभी खिड़कियों पर लगे पर्दे बंद थे। कई लैंपों पर गहरे लाल स्कार्फ डले थे। अंदर दम घोटू गर्मी थी और मंटल पीस के नीचे चलती आग से बदबू आ रही थी। आग में तांबे की एक बड़ी केतली गर्म हो रही थी। गोलाकार दीवारों की चारों तरफ लगी अलमारियों में धूल से सने पंख, मोमबत्तियों की ठूंठ, कटे फटे ताश के पत्तों की कट्टियाँ, अनगिनत सफ़ेद भाग के दर्पण और चाय के बहुत सारे कप रखे थे। हैरी के पीछे पीछे रोन भी आ गया और कुछ ही समय में पूरी क्लास उनके आसपास इकट्ठी हो गई। वे सब फुसफुसाकर बातें कर रहे थे। टीचर कहाँ हैं? रोन ने कहा। अचानक छायाओं में से एक धीमी धुन भरी आवाज़ आई। स्वागत है, आवाज़ ने कहा। आखिरकार तुम्हें इस दुनिया में देखना बहुत अच्छा लगा। हैरी को पहली नज़र में लगा जैसे कोई बड़ा चमकता कीड़ा आ गया हो। प्रोफेसर त्रिलोनी जब आग की रोशनी में आगे आई तो उन लोगों ने देखा कि वे दुबली पतली थी।
बड़े चश्मे के कारण उनकी आंखें कई गुना बड़ी दिख रही थी और उन्होंने सितारों जड़ी चमकीली शॉल ओढ़ रखी थी। उनकी लंबी और पतली गर्दन में अनगिनत मालाएं लटक रही थी। उनके हाथों में कड़े और अंगूठियां थी। बैठ जाओ मेरे बच्चों, बैठ जाओ, उन्होंने कहा। यह सुनते सभी विद्यार्थी कुर्सियों पर बैठ गए या मोटे कुशनों में धंस गए। हैरी, रोन और हरमानी गोल टेबल के चारों तरफ बैठ गए। ज्योतिष शास्त्र की कक्षा में आपका स्वागत है, प्रोफेसर त्रिलोनी ने कहा, जो आके सामने वाली पंख लगी कुर्सी पर बैठ गई। मेरा नाम प्रोफेसर त्रिलोनी है। हो सकता है तुम लोगों ने मुझे पहले कभी नहीं देखा हो। मुझे लगता है कि स्कूल की भागम भाग में ज़्यादा बात पढ़ने से मेरे मन की आग धुंधली हो जाती है। किसी ने भी इस असाधारण बात पर कुछ नहीं कहा। प्रोफेसर त्रिलोनी नज़ाकत से अपना शॉल ठीक करते हुए आगे बोली, तो तुम लोगों ने पढ़ने के लिए ज्योतिष शास्त्र चुना है, जो सभी जादुई कलाओं में सबसे मुश्किल कला है। मुझे तुम्हें शुरू में ये चेतावनी देनी चाहिए कि अगर तुम्हारे अंदर भविष्य देखने की शक्ति नहीं है तो मैं तुम्हें ज़्यादा कुछ नहीं सिखा पाऊंगी। पुस्तकें इस मामले में तुम्हारी ज़्यादा मदद नहीं कर पाएंगी। इन शब्दों पर हैरी और रोन दोनों ने हरमानी की तरफ मुस्कुरा कर देखा, जो यह सुनकर हैरान थी कि पुस्तकें इस विषय में ज़्यादा मदद नहीं कर पाएंगी। बहुत से जादूगर और जादूगरनियाँ मंत्रों, काढ़ों और अदृश्य होने के क्षेत्र में तो बहुत प्रतिभाशाली होते हैं, लेकिन भविष्य के रहस्य को नहीं समझ पाते हैं। प्रोफेसर त्रिलोनी ने आगे कहा। उनकी बड़ी बड़ी चमकती आंखें विद्यार्थियों के घबराए चेहरों पर घूमती रही। यह एक ऐसी प्रतिभा है जो बहुत कम लोगों को मिलती है। तुम सुनो लड़के, उन्होंने अचानक नेविल से कहा, जो उनकी आवाज़ सुनकर अपने कुशन से गिरते गिरते बचा। क्या तुम्हारी दादी ठीक है? नेविल ने कांपती आवाज़ में कहा, मुझे लगता है कि ठीक ही होगी। अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो इतने यकीन से यह बात नहीं कहती। प्रोफेसर त्रिलोनी आगे बोली। आग की रोशनी में उनके लंबे ईयरिंग चमक रहे थे, जिसमें पन्ने लगे थे। नेविल ने थूक गुटका। प्रोफेसर त्रिलोनी ने शांत स्वर में आगे कहा, हम इस साल ज्योतिष शास्त्र की मूलभूत पद्धतियाँ पढ़ेंगे। पहले सत्र में हम चाय की पत्तियों से भविष्य पढ़ना सीखेंगे। अगले सत्र में हम हस्तरेखाओं का अध्ययन करेंगे। तुम सुनो लड़की, उन्होंने अचानक पार्वती पाटिल से कहा, लाल बाल वाले आदमी से सावधान रहना। पार्वती ने अपने ठीक पीछे बैठे हुए रोन को दहशत से देखा और अपनी कुर्सी उसे दूर खिसका ली। प्रोफेसर त्रिलोनी ने आगे कहा, गर्मियों में हम भाग्य दर्पण की पढ़ाई करेंगे, बशर्ते हम इससे पहले आग के अपशकुन पूरी कर ले। दुर्भाग्य से फरवरी में फ्लू का प्रकोप होने के कारण क्लासों में बाधा पड़ेगी। मेरी खुद की आवाज़ चली जाएगी और इस जल के आसपास हमें से कोई एक हमें हमेशा के लिए छोड़कर चला जाएगा। यह सुनकर एक बहुत तनावपूर्ण खामोशी छा गई, लेकिन प्रोफेसर त्रिलोनी को इस बात का पता नहीं था। सुनो, उन्होंने लैवेंडर ब्राउन से कहा, जो सबसे पास बैठी थी। उनकी बात सुनते हुए घबराकर अपनी कुर्सी पर पीछे टिक गई। क्या तुम चाय का सबसे बड़ा सफ़ेद पट उठाकर ला सकती हो? लैवेंडर राहत की सांस लेते हुए खड़ी हुई और शेल्फ से एक बड़ा टी पॉट उठाकर उसे प्रोफेसर त्रिलोनी के सामने टेबल पर रख दिया। धन्यवाद लड़की। वैसे तुम्हें जिस घटना का डर है वह शुक्रवार 16 अक्टूबर को होगी। लैवेंडर को कपकपी छूट गई। अब मैं चाहती हूँ कि तुम लोग जोड़ियाँ बना लो। शेल्फ से चाय का एक कप उठा कर लाओ, मेरे पास आओ और मैं इसे फाड़ दूंगी। फिर बैठकर चाय पियो। तब तक पीना जब तक कि सिर्फ चाय की पत्तियाँ ना बची रह जाए। फिर बाएं हाथ से इन्हें कप में 3 बार घुमाना। फिर कप को उसकी तश्तरी पर उल्टा रखना। इसके बाद तब तक इंतज़ार करना जब तक कि चाय की आखिरी बूंद ना बह जाए। जब यह सब कर लो तो फिर अपना कप अपने पार्टनर को पढ़ने के लिए दे देना। तुम लोग भविष्य का खुलासा का प्रश्न 5 और 6 का प्रयोग करके आकृतियों का विश्लेषण करोगे। तुम्हारी मदद करने और तुम्हें मार्गदर्शन देने के लिए मैं तुम्हारे बीच में घूमती रहूंगी। और तुम, उन्होंने नेविल की बाँह पकड़ते हुए कहा, जो उठने की कोशिश कर रहा था, जब तुम अपना पहला कप तोड़ दो तो उसके बाद मेहरबानी करके नीला कप उठाना। मुझे गुलाबी कप थोड़े ज़्यादा पसंद है। और ऐसा ही हुआ। नेविल अभी चाय के कपों के शेल्फ तक पहुंचा ही था कि वहाँ पर कप टूटने की आवाज़ आई। प्रोफेसर त्रिलोनी एक झाड़ू और कचरे की टोकरी लेकर उसके पास पहुंची और बोली, अगर तुम्हें दिक्कत ना हो तो नीला कप उठाना लड़के। धन्यवाद। जब हैरी और रोन के चाय के कप भर गए तो वे वापस अपनी टेबल पर पहुंच गए और उन्होंने गर्म चाय को जल्दी से पीने की कोशिश की। उन्होंने चाय की बची हुई पत्तियों को प्रोफेसर त्रिलोनी के बताए तरीके से हिलाया, फिर कप की आखिरी बूंदों को गिरा दिया और अंत में उन्होंने अपने कप बदल लिए। ठीक है, रोन बोला, जब उन दोनों ने अपनी पुस्तकों के 5 और 6 नंबर के पेज खोल लिए। तुम्हें मेरे कप में क्या दिखता है? गीला भूरा मसाला, हैरी बोला। कमरे में भरे बदबूदार धुएं के कारण उसका दिमाग घूम रहा था। प्रोफेसर त्रिलोनी चिल्लाई, अपनी दिमाग का दायरा बढ़ाओ मेरे बच्चों।
और अपनी आंखों से इस दुनिया की पार देखने की कोशिश करो। हैरी ने खुद को संभालने की कोशिश की। ठीक है, तुम्हारे कप में मुझे क्रॉस जैसी चीज़ दिख रही है, उसने भविष्य का खुला सा किताब को देखते हुए कहा। इसका मतलब है कि तुम्हें मुश्किल और कष्ट का सामना करना पड़ेगा, इस बारे में अफसोस है, लेकिन एक ऐसी चीज़ दिख रही है जो शायद सूरज हो सकता है। सर ठहरो, इसका मतलब है बहुत खुशी। तो तुम कष्ट में रहोगे लेकिन बहुत खुश रहोगे। मेरे ख्याल से तुम्हें अपने मन की आँख की जाँच करवानी चाहिए, रोन बोला। उन दोनों को ही अपनी हंसी रोकनी पड़ी क्योंकि प्रोफेसर ट्रेलॉनी उन्हीं की तरफ देख रही थी। रोन ने हैरी के चाय के कप में झाँका। इस कोशिश में उसके माथे पर बल पड़ गए। फिर वह बोला, गोल्ड हैट जैसा कुछ दिख रहा है। वह बोला, क्या तुम जादू मंत्रालय में काम करोगे? उसने चाय के कप को दूसरी तरफ से देखा, लेकिन इस तरफ से यह जैतून के फल जैसा दिख रहा है। इसका क्या मतलब है? उसने भविष्य का खुला सा किताब में देखा। अप्रत्याशित धन, बहुत बढ़िया, तो मुझे कुछ पैसे उधार दे देना। और यहाँ एक और चीज़ दिख रही है। उसने कप को एक बार फिर मोड़ा, जो किसी जानवर जैसी है। हाँ, अगर यह इसका सिर है तो यह दरियाई घोड़े की तरह दिखता है, नहीं भेड़ की तरह। जब यह सुनकर हैरी की हंसी फूट पड़ी तो प्रोफेसर ट्रेलॉनी ने मुड़कर देखा। मुझे देखने तो बच्चे, उन्हीं ने रोन को झिड़कते हुए कहा और उसके हाथ से हैरी का कप छीन लिया। सब विद्यार्थी खामोश होकर देखने लगे। प्रोफेसर ट्रेलॉनी ने चाय के कप को घूरा, वैसे घड़ी की सुइयों की विपरीत दिशा में घुमा रही थी। बाज मेरे बच्चे, तुम्हारा कोई घातक दुश्मन है, लेकिन यह बात तो सब जानते हैं, हरमानी ने जोर से फुसफुसाते हुए कहा। प्रोफेसर ट्रेलॉनी ने उसे घूरा। हैरी और तुम जानते हो कि उनके बारे में सब जानते हैं। हैरी और रॉन ने उसे आश्चर्य तथा प्रशंसा के मिले जुले भाव से देखा। उन्होंने पहले कभी हरमानी को किसी टीचर से इस तरह बोलते नहीं सुना था। प्रोफेसर ट्रेलॉनी ने कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने एक बार फिर अपनी बड़ी आंखें हैरी के कप की तरफ की और उसे लगातार घुमाती रही। मुड़कर यानी हमला। ओह ओह, इस कप की भविष्यवाणी सुखद नहीं है। मुझे तो गोल्ड हैट लगा था, रॉन ने झिझकते हुए कहा। खोपड़ी, तुम्हारे रास्ते में खतरा है बच्चे। हरमानी को छोड़कर बाकी सब विद्यार्थी मंत्रमुग्ध होकर प्रोफेसर ट्रेलॉनी को देख रहे थे, जिन्होंने कप को आखिरी बार घुमाया, आह भरी और फिर उनकी चीख निकल गई। एक और कप टूटने की आवाज़ आई। नेविल ने अपना दूसरा कप भी तोड़ दिया था। प्रोफेसर ट्रेलॉनी एक खाली कुर्सी पर धसक कर बैठ गई। उनका हाथ उनके दिल पर था और आंखें बंद थी। मेरे प्यारे बच्चे, बेचारे प्यारे बच्चे। नहीं, चुप रहना ही ज़्यादा अच्छा है। नहीं, मुझसे मत पूछना। डीन थॉमस ने तत्काल पूछा। उस कप में क्या है प्रोफेसर? सभी विद्यार्थी खड़े हो गए और धीरे धीरे हैरी तथा रोन की टेबल के पास जमा हो गए ताकि वे प्रोफेसर ट्रेलॉनी की कुर्सी के पास से हैरी का कप देख सके। मेरे बच्चे, प्रोफेसर ट्रेलॉनी की बड़ी आंखें नाटकीय रूप से खुल गई। तुम्हारे कप में क्रीम है। क्या है? हैरी ने पूछा। वह इसका मतलब नहीं समझा। उसे साफ दिख रहा था कि उसके अलावा कई और लोग भी इसका मतलब नहीं समझ पाए थे। डीन थॉमस ने उसकी तरफ देखकर कंधे उचकाए और लैवेंडर ब्राउन ने उलझन दिखाई, लेकिन बाकी सबने दहशत में अपने मुंह पर हाथ रख लिए। क्रीम मेरे बच्चे, क्रीम, प्रोफेसर ट्रेलॉनी चीखी, जो इस बात पर हैरान थी कि हैरी इसका मतलब नहीं जानता था। दैत्याकार भूता कुत्ता जो कब्रिस्तानों में घूमता है। मेरे प्यारे बच्चे, यह एक अपशकुन है, सबसे बुरा अपशकुन, मौत का अपशकुन। हैरी के पेट में उथल पुथल होने लगी। फ्लरिश एंड ब्लोश में मौत के अपशकुन किताब के कवर वाला कुत्ता, मैग्नोलिया क्रैसेंट में अंधेरे में दिखने वाला कुत्ता। अब लैवेंडर ब्राउन ने भी मुंह पर हाथ रख लिया। सभी हैरी की तरफ देख रहे थे, हरमानी को छोड़कर। हरमानी उठी और प्रोफेसर ट्रेलॉनी की कुर्सी के पीछे जाकर खड़ी हो गई। उसने सपाट अंदाज में कहा, मुझे लगता है कि क्रीम जैसा दिखता है। प्रोफेसर ट्रेलॉनी ने हरमानी को नापसंदगी के भाव से देखा। माफ़ करना मेरे बच्चे, लेकिन तुम्हें भविष्य को देखने वाला भमंडल बहुत कम नजर आ रहा है। तुम्हें भविष्य की तरंगों को ग्रहण करने की बहुत कम शक्ति है। सीमस फिनिगन अपने सिर को एक तरफ से दूसरी तरफ हिलाने लगा। उसने अपनी आंखें लगभग बंद करते हुए कहा, ऐसा करने पर एक क्रीम जैसा दिखता है। फिर उसने बाईं तरफ झुकते हुए कहा, लेकिन यहाँ से एक गधे की तरह दिखता है। आप लोग यह फैसला कब करेंगे कि मैं मरने वाला हूँ या नहीं? हैरी ने कहा और अपने शब्द सुनकर वह खुद भी हैरान रह गया। अब कोई भी उसकी तरफ नहीं देखना चाहता था। मुझे लगता है आज की पढ़ाई यहीं पर ख़त्म कर देनी चाहिए, प्रोफेसर ट्रेलॉनी ने अपनी कांपती आवाज़ में कहा। हाँ, अपना सामान सही जगह पर रख दो।
चुपचाप पूरी क्लास ने अपने चाय के कप प्रोफेसर ट्रेलॉनी की अलमारी पर रख दिए, अपनी पुस्तकें अपने बैग में रखी और बैग बंद कर लिए। यहाँ तक कि लोन ने भी हैरी से नजरें नहीं मिलाई। प्रोफेसर ट्रेलॉनी ने धीमे से कहा, दोबारा मिलने तक आप लोगों की किस्मत अच्छी रहे। और बेटे, उन्होंने नेविल की तरफ इशारा किया, तुम अगली क्लास में देर से आओगे, इसलिए ज़्यादा मेहनत करना ताकि तुम्हारी पढ़ाई पूरी हो जाए। हैरी, दोनों और हरमानी प्रोफेसर ट्रेलॉनी की सीढ़ी से नीचे उतरकर प्रोफेसर मैगोनिगल की रूप परिवर्तन की कक्षा की तरफ चल दिए। उनके क्लासरूम को खोजने में उन्हें इतना ज़्यादा समय लगा कि हालांकि वे ज्योतिष शास्त्री कक्षा से जल्दी आ गए थे, लेकिन वे बस किसी तरह ठीक समय पर ही पहुंच पाए। हैरी ने बैठने की क्लास में सबसे पीछे वाली सीट चुनी। उसे लगा जैसे वह बहुत ही चमकदार स्पॉटलाइट में बैठा हो। पूरी क्लास उसकी तरफ चोरी चोरी से देख रही थी, जैसे वह किसी भी पल मर सकता हो। उसने बिल्कुल नहीं सुना कि प्रोफेसर मैगोनिगल नर पशुओं, ऐसे जादूगर जो रूप बदलकर जानवर बन सकते हैं, के बारे में क्या समझा रही है। उसने यह भी नहीं देखा कि प्रोफेसर मैगोनिगल उनकी आंखों के सामने रूप बदलकर धारीदार बिल्ली में बदल गई, जिसकी आंखों के चारों तरफ चश्मे के निशान थे। तुम लोगों को आज हो क्या क्या है? प्रोफेसर मैगोनिगल ने दोबारा अपने असली रूप में आते हुए और उन सबको घूरते हुए कहा। वैसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये पहली बात हुई जब मेरी रूप बदलकर बिल्ली बनने पर क्लास के बच्चों ने तालियां नहीं बजाई है। सबका सिर एक बार फिर हैरी की तरफ घूम गया, लेकिन कोई कुछ नहीं बोला। फिर हरमानी ने अपना हाथ उठाया। प्रोफेसर, हम अभी ज्योतिष शास्त्र की पहली क्लास से आ रहे हैं। हम चाय की पत्तियों से भविष्य पढ़ रहे थे और अच्छा, जाहिर है। प्रोफेसर मैगोनिगल ने अचानक त्योरिया चढ़ाते हुए कहा, इससे आगे कहने की कोई ज़रूरत नहीं है मिस ग्रेंजर। मुझे बताओ, इस साल तुम में से कौन मरने वाला है? हर विद्यार्थी उन्हें घूरने लगा। मैं, हैरी ने आखिरकार कहा। अच्छा। प्रोफेसर मैगोनिगल ने हैरी को अपनी मनकेदार आंखों से देखते हुए कहा, तो तुम्हें यह जान लेना चाहिए पॉटर कि सिबिल ट्रेलॉनी जब से स्कूल में आई है, तब से वह हर साल एक विद्यार्थी के मरने की भविष्यवाणी कर रही है। अब तक उनमें से कोई भी नहीं मरा है। किसी नई क्लास का स्वागत करते समय मौत के अपशगुन देखना उनका प्रिय शौक है। मैं अपने सहकर्मियों की बुराई नहीं करती हूँ, वरना। प्रोफेसर मैगोनिगल बीच में ही रुक गई। उनके नथुने सफ़ेद हो गए थे। फिर उन्होंने अधिक शांति से आगे कहा, ज्योतिषशास्त्र जादू की सबसे कम सटीक शाखाओं में से एक है। मैं तुम लोगों से ये बात नहीं छिपाऊंगी कि मुझे ज्योतिष विद्या ज़्यादा बर्दाश्त नहीं होती है। सच्चे ज्योतिषी बहुत कम होते हैं। और प्रोफेसर ट्रेलॉनी, वे एक बार फिर ठहरी और उसके बाद सामान्य लहजे में बोली, तुम मुझे अच्छी हालत में दिख रहे हो पॉटर, इसलिए माफ़ करना, मैं तुम्हें होमवर्क में कोई छूट नहीं दूंगी। मैं तुम्हें विश्वास दिला दूँ कि अगर तुम मर जाओ तो तुम्हें होमवर्क करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हरमानी हंसी। हैरी को भी थोड़ा अच्छा महसूस हुआ। प्रोफेसर ट्रेलॉनी के क्लासरूम की धीमी लाल रोशनी और दिमाग चकराती बदबू से दूर चाय की पत्तियों से घबराना बेवकूफ़ी लग रहा था। बहरहाल हर विद्यार्थी को अब भी यकीन नहीं हुआ था। रोन अब भी चिंतित दिख रहा था और लैवेंडर ब्राउन फुसफुसाकर बोली, नेविल का कब तो टूटा था? रूप परिवर्तन की कक्षा खत्म होने के बाद वे लंच के लिए बड़े हॉल की तरफ जाने वाली भीड़ में शामिल हो गए। रोन, खुश हो जाओ, हरमानी बोली और उसकी तरफ मीट वाली कढ़ाई सरका दी। तुमने सुना ना प्रोफेसर मैगोनिगल ने क्या कहा था? रोन ने अपनी प्लेट में मीट रखा और अपना कांटा उठा लिया, लेकिन उसने खाना शुरू नहीं किया। हैरी, वह धीमी और गंभीर आवाज़ में बोला, तुम्हें कहीं कोई बड़ा काला कुत्ता तो नहीं दिखा है? हाँ, दिखा है, हैरी बोला। उस रात को जब मैं डर्सली दंपति के घर से भागा था। रोन के हाथ से कांटा खन्नक की आवाज़ के साथ गिर गया। शायद कोई आवाज़ कुत्ता रहा होगा, हरमानी ने शांति से कहा। रोन ने हरमानी की तरफ ऐसे देखा जैसे वह पागल हो गई हो। फिर वह बोला, हरमानी, अगर हैरी ने क्रिम देखा है तो यह बहुत बुरा है। मेरे अंकल बिलियस ने क्रिम देखा था और वे 24 घंटे में मर गए थे। यह संयोग भी तो हो सकता है, हरमानी ने कद्दू का जूस डालते हुए कहा। तुम जानती नहीं कि तुम किस बारे में बोल रही हो। रोन को अब गुस्सा आने लगा था। ग्रिम से ज़्यादातर जादूगर इतने डर जाते हैं कि उनकी जान ही निकल जाती है। तुमने सही कहा, हरमानी ने श्रेष्ठता वाले अंदाज में कहा। वे ग्रिम को देखते और दहशत के कारण मर जाते हैं। ग्रिम अपशकुन नहीं, मौत का कारण है। और हैरी अब तक हमारे साथ इसलिए क्योंकि वह इतना मूर्ख नहीं है कि ग्रिम को देखकर दहशत में आ जाए। अच्छा, अगर तुम्हें दिक्कत ना हो तो अब मैं थोड़ा पढ़ लूँ। रोन ने अवाक होकर हरमानी को देखा। हरमानी ने अपना बैग खोलकर उसमें से अंकों की जादू महत्व का ऐतिहासिक अध्ययन की नई किताब निकाली और उसे जूस के जग से टिका लिया। मुझे ज्योतिषशास्त्र थोड़ा विश्वसनीय लगता है, उसने पन्ना खोजते हुए कहा। मेरे ख्याल से बहुत ही अंदाजमार काम है। इसमें कोई शक नहीं कि उस कप में क्रीम था, रोन ने गर्मी से कहा। हरमानी ठंडेपन से बोली, जब तुम हैरी से कह रही थी कि यह फेर थी तब तो तुम्हें इतना विश्वास नहीं था।
प्रोफेसर ट्रेलॉनी ने कहा था कि तुम्हें भविष्य को देखने वाला भ्रमंडल नहीं है, तुम किसी विषय में टप्पा रहे हो, तुमसे बर्दाश्त ही नहीं होता है। उसने दुखती रग पर हाथ रख दिया था। हरमानी ने अंकों की जादुई महत्वाकाती हासिक अध्ययन किताब को टेबल पर इतनी जोर से पटका कि गोश्त और गाजर के टुकड़े हर तरफ उड़कर बिखर गए। अगर ज्योतिष शास्त्र में निपुण होने का मतलब यह है कि मुझे चाय की पत्तियों में मौत के अपशकुन देखने का नाटक करना होगा, तो मुझे नहीं लगता कि मैं ज़्यादा समय तक यह विषय पढ़ूंगी। अंकों की जादुई महत्वाकाती हासिक अध्ययन की क्लास की तुलना में तो ज्योतिष शास्त्र की क्लास बकवास थी। उसने झपटकर अपना बैग उठाया और चल दी। रोन पीछे से उसे घूरता रहा। उसने हैरी से कहा, वह क्या बोल कर गई? अंकों की जादुई महत्वाकाती हासिक अध्ययन की क्लास में तो वह भी गई नहीं है। लंच के बाद महल से बाहर निकलकर हैरी खुश हुआ। कल की बारिश अब बंद हो चुकी थी। आसमान अब साफ हल्का भूरा था और मुलायम घास में नमी थी। ऐसे माहौल में वे जादुई प्राणियों की देखभाल की पहली क्लास के लिए चल दिए। रोन और हरमानी एक दूसरे से बातचीत नहीं कर रहे थे। हैरी भी बिना कुछ बोले उनके साथ चल रहा था। फिर वे अंधेरे जंगल के किनारे पर बनी हैग्रिड की झोपड़ी के पास वाली हरियाली भरी ढलान से नीचे उतरे। तभी उसे अपने सामने 3 जानी पहचानी पीठें दिखी, जिससे उसे पता चल गया कि इस क्लास में उन्हें नागशक्ति के विद्यार्थियों के साथ पढ़ना होगा। मैल्फॉय किलकारियां भरते हुए क्रैबर गोयल के साथ उत्साह से बातें कर रहा था। हैरी अच्छी तरह जानता था कि वे किस बारे में बातचीत कर रहे होंगे। हैग्रिड अपनी झोपड़ी के दरवाजे पर विद्यार्थियों का इंतजार कर रहा था। वह अपना छछूंदर की खाल वाला ओवरकोट पहने खड़ा था। फैंग नाम का कुत्ता उसके पास ही था। हैग्रिड पढ़ाना शुरू करने के लिए उतावला दिख रहा था। विद्यार्थियों के पास आने पर हैग्रिड बोला, चलो आगे बढ़ो, तुम लोगों के लिए आज बहुत मज़ेदार सबक है, बहुत बढ़िया सबक है। सब लोग आ गए? तो ठीक है, हमारे पीछे आओ। एक पल के लिए तो हैरी डर गया। उसने सोचा कि हैग्रिड उन्हें जंगल में ले जा रहा है। हैरी को जंगल में इतने बुरे अनुभव हो चुके थे कि वह अब वहाँ जिंदगी में कभी नहीं जाना चाहता था। बहरहाल हैग्रिड उन्हें पेड़ों के करीब ले गया। 5 मिनट बाद वे एक तरह के बाड़े के बाहर खड़े थे। बाड़े में कुछ भी नहीं था। सब लोग फेंस के चारों तरफ खड़े हो जाओ, उसने कहा। ठीक है, ध्यान से देखना। सबसे पहले तो अपनी किताबें खोलो। कैसे? ड्रैको मैल्फॉय की ठंडी धीमी आवाज़ आई। क्या? हैग्रिड बोला। हम अपनी किताबें कैसे खोलें? मैल्फॉय ने दोबारा पूछा। उसने भयानक जानवरों की भयानक किताब बाहर निकाली, जिसे उसने रस्सी से बांध रखा था। बाकी लोगों ने भी अपनी किताबें बाहर निकाल ली। कुछ ने हैरी की तरह अपनी किताबें बेल्ट से बांध रखी थी। बाकी ने उन्हें या तो टाइट बैग के अंदर रखा था या उन्हें बड़ी क्लिप से बंद कर रखा था। क्या कोई भी अपनी किताबें नहीं खोल पाया? हैग्रिड ने निराश दिखते हुए पूछा। पूरी क्लास ने सिर हिलाया। तुम्हें उन्हें पुचकारना चाहिए, हैग्रिड ने कहा, जैसे दुनिया की सबसे स्पष्ट चीज़ हो। देखो। उसने हरमानी की किताब ली और उस पर लगे स्पेलो टेप को हटा दिया। किताब ने काटने की कोशिश की, लेकिन हैग्रिड ने उसकी पीठ पर अपनी उंगली फिराई। किताब कांपी और फिर स्थिर होकर उसके हाथ में पड़ी रही। अरे हम लोग कितने मूर्ख थे, मैल्फॉय ने हंसी उड़ाने वाले अंदाज में कहा। हमें किताब को पुचकारना चाहिए था, हमें अंदाज़ा लगा लेना चाहिए था। हमने सोचा कि वे मज़ेदार है, हैग्रिड ने हरमाइनी से कहा। बहुत मज़ेदार है, मैल्फॉय बोला। जो किताबें हमारे हाथ काटने की कोशिश करें वे मज़ेदार ही तो होती है। चुप रहो मैल्फॉय, हैरी ने धीमे से कहा। हैग्रिड निराश दिख रहा था और हैरी चाहता था कि हैग्रिड की पहली क्लास सफल हो। तो फिर ठीक है, हैग्रिड बोला, जिसका ध्यान भटक गया था। तो तुमने किताब निकाल ली है और अब तुम्हें जादुई प्राणियों की ज़रूरत है। हाँ, तो अब हम जाकर उन्हें यहाँ ले आते हैं, थोड़ी देर इंतज़ार करो। वह जंगल में जाकर ओझल हो गया। मैल्फॉय ने जोर से कहा, भगवान, यह स्कूल तो बर्बाद हो रहा है। वह जंगली आदमी अब पढ़ाने लगा है। जब मैं अपने डैडी को यह बताऊंगा तो उन्हें तो दौरा पड़ जाएगा। चुप रहो मैल्फॉय, हैरी ने एक बार फिर कहा। बचना पॉटर, तुम्हारे पीछे तम पिशाच है। लेवेंडर ब्राउन बाड़े की दूसरी तरफ इशारा करते हुए चीखी। 1 दर्जन प्राणी उनकी तरफ आ रहे थे। हैरी ने आज तक इतने अद्भुत प्राणी नहीं देखे थे। उनके शरीर, पिछले पैर और पूंछे घोड़े जैसे थे, लेकिन उनके अगले पैर, पंख और सिर विशाल बाज जैसे थे। उनकी नुकीली चोंच धारदार चाकू की तरह थी और उनकी बड़ी बड़ी आंखें चमकदार नारंगी थी। उनके अगले पैर के पंजे आधा फुट लंबे थे और घातक दिख रहे थे। उन सबके गले में चमड़े का एक मोटा पट्टा था, जो एक बड़ी जंजीर से बंधा था। हैग्रिड ने उन सबकी जंजीरों को अपने विशाल हाथों में पकड़ रखा था और उन जानवरों के पीछे पीछे बाड़े में आ रहा था। वहाँ चलो, उसने जंजीरों को हिलाते हुए जानवरों को उस फेंस की तरफ बढ़ाया जहाँ विद्यार्थी खड़े थे।
जब हैग्रिड उनके पास आया, उसने जानवरों को बाड़े में फैन से बांधा तो सब पीछे हट गए। गरुड़ाश्व, हैग्रिड ने खुशी से कहा और उनकी तरफ हाथ हिलाया। सुंदर है ना? हैरी हैग्रिड की बात का मतलब समझ गया। आधे घोड़े आधे बाज के रूप वाले इस जानवर को पहले पहल देखने का सदमा खत्म होने के बाद गरुड़ाश्व सुंदर दिखने लगता था। उसकी चमकती चमड़ी और पंख से लेकर बाल तक हर चीज सुंदर थी। सभी गरुड़ाश्व अलग अलग रंग के थे, भूरे, कांस्य वर्ण, गुलाबी, लाल और स्याह काले। हैग्रिड ने अपने हाथ मलते हुए और मुस्कुराते हुए कहा, इनके पास कौन जाना चाहता है? ऐसा लगा जैसे कोई भी यह काम नहीं करना चाहता था। बहरहाल हैरी, दोनों और हरमानी सावधानीपूर्वक फ्रेंड्स के पास गए। अब गरुड़ाश्व के बारे में तुम लोगों को सबसे पहले बात यह पता होनी चाहिए कि वे बहुत स्वाभिमानी होते हैं, हैग्रिड ने कहा। गरुड़ाश्व बहुत जल्दी बुरा मान जाता है। कभी किसी गरुड़ाश्व का अपमान मत करना, क्योंकि यह तुम्हारी जिंदगी की आखिरी गलती हो सकती है। मैल्फॉय, क्रैब और गोयल हैग्रिड की बातें नहीं सुन रहे थे। वे आपस में बातचीत करने में मशगूल थे। हैरी को लगा कि वे शायद इस बात की योजना बना रहे होंगे कि क्लास का माहौल कैसे बिगाड़ा जाए। हमेशा गरुड़ाश्व की पहल का इंतजार करना चाहिए, हैग्रिड ने आगे कहा। यह विनम्रता है। उसके पास जाकर सिर झुकाओ और फिर इंतजार करो। अगर वह भी सिर झुका दे तो इसका मतलब यह है कि उसने तुम्हें खुद को छूने की अनुमति दे दी है। अगर वह सिर नहीं झुकाए तो जल्दी से पीछे हट जाना, क्योंकि उसके पंजों से काफ़ी चोट पहुंच सकती है। ठीक है, पहले कौन जाना चाहता है? यह सुनकर क्लास के ज़्यादातर विद्यार्थी पीछे हट गए, यहाँ तक कि हैरी, रोन और हरमानी के मन में भी शंका थी। गरुड़ाश्व अब अपने खूंखार सिर हिला रहे थे और अपने शक्तिशाली पंख लहरा रहे थे। उन्हें जंजीरों का बंधन अच्छा नहीं लग रहा था। कोई नहीं, हैग्रिड ने आग्रह भरी नजरों से देखते हुए कहा। हैरी तत्काल बोला, मैं काम करूंगा। उसे पीछे से तेजी से सांस खींचने की आवाज़ सुनाई दी। लैवेंडर और पार्वती फुसफुसाकर बोले, ओह नहीं हैरी, अपनी चाय की पत्तियों को याद करो। हैरी ने उन्हें नज़रअंदाज कर दिया। वह बाड़ी की फेंस के पार गया। हैरी, शाबाश, हैग्रिड ने तेज आवाज़ में कहा। तो फिर ठीक है, हम देखते हैं कि बकबीक के साथ तुम्हारी कैसी पटरी जमती है। उसने एक जंजीर खोल दी, भूरे गरुड़ाश्व को बाकियों से अलग किया और उसका चमड़े का पट्टा उतार दिया। बाड़ी के दूसरे हिस्से में खड़े विद्यार्थी सांस रोककर खड़े थे। मैल्फॉय की आंखें दुर्भावना से सिकुड़ गई थी। हैग्रिड ने शांति से कहा, आराम से हैरी, उसे नजरें मिलाओ। अब कोशिश करो कि पलके कम से कम झपके। ज़्यादा पलके झपकाने से गरुड़ाश्व तुम पर भरोसा नहीं करेगा। हैरी ने बकबीक से नजरें मिलाई। उसकी आंखों में तत्काल आंसू आने लगे, लेकिन उसने पलकें नहीं झपकाई। बकबीक ने अपना बड़ा सिर घुमाया और अपनी खूंखार नारंगी आंख से हैरी को घूरने लगा। यह हुई ना बात, हैग्रिड बोला। हैरी, अब सिर झुकाओ। हैरी बकबीक के सामने अपनी गर्दन का पिछला हिस्सा खुला नहीं छोड़ना चाहता था, लेकिन उसने वैसा ही किया जैसा हैग्रिड ने कहा था। उसने थोड़ा सिर झुकाया और फिर ऊपर देखा। गरुड़ाश्व भी बिना हिले घमंड से हैरी की तरफ देख रहा था। हैग्रिड ने चिंतित दिखते हुए कहा, ठीक है, अब पीछे हट जाओ हैरी, आराम से। लेकिन तभी हैरी को यह देखकर बेहद आश्चर्य हुआ कि गरुड़ाश्व अचानक अपनी पपड़ीदार घुटनों के बल बैठ गया और यह समझने में कोई गलती नहीं हो सकती थी कि वह झुक गया है। शाबाश हैरी, हैग्रिड ने खुश होते हुए कहा। ठीक है, अब तुम उसे छू सकते हो। चलो, उसकी चोंच छू लो। हैरी को लगा कि इससे ज़्यादा अच्छा पुरस्कार यह होता कि उसे पीछे हटने को कहा जाता। बहरहाल वह गरुड़ाश्व की तरफ धीमे धीमे बढ़ा और उसकी तरफ हाथ बढ़ाया। उसने कई बार उसकी चोंच थपथपाई। गरुड़ाश्व ने अपनी आंखें आलस में बंद कर ली, जैसे उसे इसमें मज़ा आ रहा हो। क्लास के विद्यार्थियों ने तालियां बजाई। सिर्फ मैल्फॉय, क्रैब और गोल ने तालियां नहीं बजाई, जो बहुत निराश दिख रहे थे। तो फिर ठीक है हैरी, हैग्रिड ने कहा। हमें लगता है कि अब यह तुम्हें अपनी सवारी करने देगा। हैरी ने इसकी तो कल्पना ही नहीं की थी। उसे झाड़ू पर तो उड़ने की आदत थी, लेकिन उसे यकीन था कि गरुड़ाश्व की उड़ान वैसी नहीं होगी। तुम उसकी पीठ पर बैठ जाओ, पंख वाली जोड़ के ठीक पीछे, हैग्रिड बोला। और ध्यान रहे उसका कोई भी पंख मत खींचना, उसे अच्छा नहीं लगेगा। हैरी ने बकबीक के पंख के ऊपर अपना पैर रखा और उसकी पीठ पर चढ़ गया। बकबीक खड़ा हो गया। हैरी को यह समझ में नहीं आ रहा था कि वह उसे कहाँ से पकड़े, क्योंकि उसके सामने की हर चीज़ पंखों से ढकी थी। चलो आगे बढ़ो। हैग्रिड ने गरुड़ाश्व के पुट्ठे पर धोल जमाई। फिर बिना किसी चेतावनी के 12 फुट के पंख हैरी के दोनों तरफ फड़फड़ाने लगे। आसमान में ऊपर उड़ने से पहले उसे बस इतना ही समय मिला कि वह गरुड़ाश्व की गर्दन पकड़ ले। यह उड़ान झाड़ू की तरह नहीं थी और हैरी जानता था कि उसे कौन सी उड़ान ज़्यादा पसंद थी।
गर्डवश के पंख उसके दोनों तरफ फड़फड़ा रहे थे और उसे इसमें ज़रा भी मज़ा नहीं आ रहा था। जब पंख हैरी के पैरों पर पड़ते थे तो उसे लगता था कि वह नीचे गिरने वाला है। चमकदार गर्डवश पर से उसकी उंगलियां फिसल रही थी और वह ज़्यादा मजबूत पकड़ बनाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। निम्बस 2000 की शान सवारी के बजाय गर्डवश पर वह आगे पीछे छूट रहा था। जब गर्डवश के पुट्ठे पंखों के साथ ऊपर उठते थे और नीचे गिरते थे तो हैरी भी ऊपर नीचे हो जाता था। गर्डवश ने बाड़े का एक चक्कर लगाया और फिर वह ज़मीन पर उतरने लगा। हैरी को इसी बात का डर था। जब गरुड़श्व की चिकनी गर्दन नीचे हुई तो वह पीछे झुक गया। उसे लगा कि वह चोंच पर से होता हुआ नीचे गिर जाएगा। फिर गरुड़श्व के चारों पैर ज़मीन से टकराए और हैरी को एक ज़ोरदार झटका लगा। किसी तरह वह पीठ पर बने रहने में कामयाब हुआ और दोबारा सीधा हो गया। बहुत बढ़िया हैरी, हैग्रिड गर्जा जब मैल्फॉय, क्रैब और गोल के अलावा बाकी सबने तालियां बजाई। ठीक है, और कौन यह करना चाहता है? हैरी की सफलता से बाकी विद्यार्थियों में हिम्मत आ गई। वे भी बाड़ी में जाने लगे। हैग्रिड एक के बाद एक गर्डवशों की जंजीर खोलता गया। जल्दी पूरे बाड़ी में विद्यार्थी घबराकर सिर झुका रहे थे। नेविल बार बार अपने गर्डवशों से दूर भागता रहा जो किसी भी तरह से अपने घुटने झुकाने के लिए तैयार नहीं था। दोनों हरमानी ने हैरी की आंखों के सामने एक लाल गर्डवश पर प्रैक्टिस की। मैल्फॉय, क्रैब और गोल ने बकपीक को चुना। उसने मैल्फॉय के सामने सिर झुका दिया था। मैल्फॉय अब उसकी चोंच थपथपा रहा था और उसे हिकारत से देख रहा था। मैल्फॉय ने हैरी को सुनाने के लिए जोर से कहा, यह बहुत आसान काम है। मैं जानता था कि अगर पॉटर यह कर सकता है तो यह काम आसान होगा। मैं शर्त लगा सकता हूँ कि तुम बिल्कुल खतरनाक नहीं हो। तुम तो सिर्फ एक बदसूरत और गंदे जानवर हो। यह एक पल में हो गया। गर्डवश के फौलाद की तरह मजबूत पंजे मैल्फॉय के हाथ पर पड़े और मैल्फॉय चीखने लगा। अगले पल हैग्रिड ने बकपीक के गले में पट्टा डाल दिया। बकपीक अब भी मैल्फॉय तक पहुंचने के लिए जोर लगा रहा था। दूसरी तरफ मैल्फॉय घास में पड़ा था और उसका दुशाला खून से लथपथ था। पूरी क्लास दहशत में आ गई। फिर मैल्फॉय चिल्लाया, मैं मर रहा हूँ, मैं मर रहा हूँ, मेरी तरफ देखो, इसने मुझे मार डाला। तुम मर नहीं रहे हो, हैग्रिड बोला, जिसका चेहरा सफ़ेद पड़ गया था। कोई हमारी मदद करो, उसे यहाँ से बाहर ले जाना है। जब हैग्रिड ने मैल्फॉय को आसानी से उठा लिया तो हरमानी ने भागकर बाड़े का दरवाज़ा खोल दिया। हैग्रिड जब हैरी के पास से निकला तो उसने देखा कि मैल्फॉय की बाह पर एक लंबा गहरा घाव था जिसमें से खून टपक रहा था। हैग्रिड महल की तरफ जाने वाली चढ़ाई पर तेज़ी से भाग रहा था। जादुई प्राणियों की देखभाल की क्लास के बच्चे सहमे हुए चलने लगे। नागशक्ति के विद्यार्थी हैग्रिड को बुरा भला कह रहे थे। पेंसी पार्किंसन ने रोते हुए कहा, उसे तो नौकरी से निकाल देना चाहिए। यह मैल्फॉय की गलती थी, डीन थॉमस ने गुस्से से कहा। यह सुनकर क्रैब और गोल ने अपनी मांसपेशियां चेतावनी के अंदाज में हिलाई। वे सब पत्थर की सीढ़ियां चढ़कर विरान प्रवेश हॉल में पहुंचे। मैं देख कर आती कि वह ठीक तो है, यह कहते हुए पेंसी संगमरमर की सीढ़ी चढ़ने लगी। नागशक्ति के बाकी विद्यार्थी हैग्रिड के बारे में बड़बड़ाते हुए अपने तहखाने की दिशा में चल दिए। हैरी, रोन और हरमानी गढ़द्वार के हॉल में जाने के लिए ऊपरी मंजिल पर चढ़ने लगे। क्या तुम्हें लगता है कि मैल्फॉय बिल्कुल ठीक हो जाएगा? हरमानी ने चिंता से पूछा। बिल्कुल हो जाएगा मैडम, पंप एक सेकंड में घाव ठीक कर सकती है, हैरी ने कहा, जिसकी इससे भी बुरी चोटों को उन्होंने जादू से ठीक किया था। हैग्रिड की पहली क्लास में इस तरह की घटना होना सचमुच बुरी बात थी, है ना? रोन ने चिंतित दिखते हुए कहा। मैल्फॉय ने उसका खेल बिगाड़ने में कोई कसर नहीं रखी। डिनर के वक्त वे बड़े हॉल में पहुंचे। उन्हें हैग्रिड के दिखने की आशा थी, लेकिन वह वहाँ नहीं था। वे उसे निकालेंगे तो नहीं? हरमानी ने चिंता से पूछा। वह अपने सामने रखी डिश को छू भी नहीं रही थी। बेहतर होगा कि वैसा ना करे, रोन बोला। वह भी कुछ नहीं खा रहा था। हैरी ने नागशक्ति की टेबल की तरफ देखा। क्रैब और गोल्ड सहित बहुत से विद्यार्थी आपस में सटकर गहरी चर्चा में डूबे थे। हैरी को यकीन था कि वे इस बारे में मनगढ़ंत कहानी बना रहे होंगे कि मैल्फॉय को चोट कैसे लगी। रोन ने उदासी से कहा, तुम यह नहीं कह सकते कि पहले दिन दिलचस्प नहीं रहा। वे डिनर के बाद गुरुद्वार के भीड़ भरे हॉल में गए और उन्होंने प्रोफेसर मैगोनिगल का दिया होमवर्क करने की कोशिश की, लेकिन उन तीनों का ही ध्यान बार बार भटकता रहा और वे खिड़की से बाहर देखते रहे। हैग्रिड की खिड़की में रोशनी, हैरी अचानक बोला। रोन ने अपनी घड़ी की तरफ देखा। अगर हम जल्दी करें तो जाकर उसे मिल सकते हैं, अभी बहुत देर नहीं हुई है। क्या पता, हरमानी ने धीमे से कहा और हैरी को देखने लगी। मुझे मैदान के पार जाने की इजाज़त है, हैरी ने कहा। सीरियस ब्लैक तंपिशाच को पार करके यहाँ तक तो नहीं आ गया है। उन्होंने अपना होमवर्क एक तरफ रखा और मोटी की तस्वीर से होकर बाहर निकल गए। उन्हें खुशी हुई कि बाहर निकलते समय उन्हें कोई नहीं मिला, क्योंकि उन्हें पक्का यकीन नहीं था कि उन्हें इतनी देर से बाहर जाना चाहिए।
घास अब भी गीली थी और धुंधलके में लगभग काली दिख रही थी। जब उन्होंने हैग्रिड की झोपड़ी का दरवाज़ा खटखटाया तो एक आवाज़ आई, अंदर आ जाओ। हैग्रिड अपनी लकड़ी की टेबल के पास शर्ट पहने बैठा था। उसके कुत्ते फैंक का सिर उसकी गोद में था। एक नज़र में ही वे समझ गए कि हैग्रिड ने बहुत शराब पी ली है। उसके सामने जस्ते का जग रखा था जो बाल्टी जितना बड़ा था। हैग्रिड की हालत इतनी ख़राब थी कि वह उन्हें ठीक से पहचान भी नहीं पा रहा था। उन्हें पहचानने के बाद वह भारी आवाज़ में बोला, हमें लगता है कि यह रिकॉर्ड होगा। हॉगवर्ट्स में आज तक किसी टीचर को पहले दिन ही निकाला गया होगा। हरमानी ने हैरानी से पूछा, तुम्हें निकाला तो नहीं गया है हैग्रिड? अब तक तो नहीं निकाला गया है, हैग्रिड ने दुखी होकर कहा और जग में जो भी था उसका एक बड़ा घूंट लिया। लेकिन यह तो सिर्फ वक्त की बात है, मैल्फॉय की चोट के बाद। वह कैसा है? रोन ने पूछा। चोट गंभीर तो नहीं थी? मैडम पॉम्फ्री से जितना हो सकता था उन्होंने कर दिया है, हैग्रिड ने धीरे से कहा। लेकिन मैल्फॉय इसके बाद भी दर्द की शिकायत कर रहा था, हाथ पर पट्टी बांधने पर जोर दे रहा था। वह नाटक कर रहा है, हैरी ने तत्काल कहा। मैडम पॉम्फ्री किसी भी चोट को ठीक कर सकती है। पिछले साल उन्होंने मेरी आधी हड्डियां दोबारा उगाई थी। मैल्फॉय इस घटना को तूल देकर ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाना चाहता है। शायद स्कूल के गवर्नर को भी इसका पता चल गया है, हैग्रिड ने दुखी स्वर में कहा। उनका विचार है कि हमने पहले दिन बड़ा पाठ रख दिया था। हमें गार्डोश को बाद में पढ़ाना चाहिए था। इसके बजाय हमें स्क्रबर वॉर्म्स या ऐसी कोई चीज़ पढ़ानी चाहिए थी। हमने तो सोचा था कि पहली क्लास दिलचस्प होनी चाहिए। सारी गलती हमारी ही थी। सारी गलती मैल्फॉय की थी हैग्रिड, हरमानी ने गंभीरता से कहा। हम सब उस घटना के गवाह हैं, हैरी ने कहा। तुमने कहा था कि अगर गार्डोश को अपमान किया जाएगा तो वे हमला कर देंगे। ये मैल्फॉय की गलती है कि वह सुन नहीं रहा था। हम डंबलडोर को सच्चाई बता देंगे। रोन बोला। हाँ, चिंता मत करो हैग्रिड, हम तुम्हारा पक्ष लेंगे। हैग्रिड की बीटल जैसी काली आंखों से आंसू बह निकले। उसने हैरी और रोन को गले लगा लिया, जिससे उनकी हड्डियां टूटते टूटते बची। मैं सोचती कि तुमने बहुत पी लिया है हैग्रिड, हरमानी ने दृढ़ता से कहा। उसने टेबल पर से जग उठाया और बाहर जाकर उसे खाली कर दिया। शायद वह सही कहती है, हैग्रिड ने हैरी और रोन को छोड़ते हुए कहा। वे दोनों लड़खड़ाते हुए दूर चले गए और अपनी पसलियां मलने लगे। हैग्रिड कुर्सी से जैसे तैसे उठा और डगमगाती कदमों से हरमानी के पीछे बाहर गया। उन्हें छपाक की एक जोरदार आवाज़ सुनाई दी। उसने क्या किया? हैरी ने घबराते हुए पूछा जब हरमानी खाली जग लेकर अंदर आई। हमने सिर्फ पानी की बाल्टी में डाल दिया है, हरमानी ने जग को दूर रखते हुए कहा। हैग्रिड जब अपनी आंखों से पानी पोंछते हुए वापस लौटा तो उसके लंबे बाल और दाढ़ी गीली थी। अब ठीक है। उसने अपने सिर को किसी कुत्ते की तरह हिलाया और उन सब पर पानी की बौछार कर दी। अच्छा हुआ कि तुम हमसे मिलने आ गए, हम सचमुच। फिर हैग्रिड ने हैरी को घूरा, जैसे उसे अभी हाल यह एहसास हुआ हो कि वह वहाँ था। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? उसने गरजते हुए पूछा। वह अचानक गरजा था, इसलिए वे सब हवा में 1 फुट उछल पड़े। अंधेरा होने के बाद तुम्हें बाहर नहीं घूमना चाहिए हैरी, और तुम दोनों, तुमने उसे बाहर निकलने दिया। हैग्रिड ने हैरी के पास पहुंचकर उसका हाथ पकड़ा और उसे खींचते हुए दरवाजे तक ले गया। हैग्रिड ने गुस्से से कहा, चलो, हम तुम लोगों को स्कूल छोड़ने चल रहे हैं। अंधेरा होने के बाद फिर कभी हमसे मिलने मत आना, हम इस काबिल नहीं हैं।